यहाँ पर अभिमन्यु कोहार साहब, अब इस बार क्या वाकई लग रहा है, पिछली बार 3 कृषि कानूनों को लेकर तो आप सरकार को झुकाने में कामयाब रहे, उसके बाद बातचीत भी हुई, समिति भी बनी, रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक हुई। अब इस बार भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन इस बार जब आप चाह रहे हैं, आपने वक्त भी दिया, लेकिन समाधान निकल क्यों नहीं पा रहा है? देखिए पूजा जी, इसके लिए सरकार की मंशा होनी चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पे हल निकलेगा। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी साफ दिखाई दे रही है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारी मांगे नहीं है, ये अलग अलग समय पे सरकारों द्वारा किए गए वायदे हैं। आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पे, और हमने ये तय किया था कि अगर आमरण अनशन शुरू होने के 10 दिन बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हमारे 101 किसानों के जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। क्योंकि हमने अक्सर ये कहा जाता था कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के आ जाइए, आप पैदल क्यों नहीं आ रहे, आप बस में क्यों नहीं आ रहे, आप रेल में क्यों नहीं आ रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली ही क्यों लेके आ रहे हैं। तो पैदल जाने लगे, परसों तो पैदल भी किस तरीके से अत्याचार किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो सबने देखा। देखिए ये आमरण अनशन का एक गांधीवादी तरीका और पैदल जाने का एक गांधीवादी तरीका हम अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिनकी उम्र लगभग 68 साल है और कैडर वाइज सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो उनको 4 साल से वो कैंसर से भी पीड़ित है और उनकी किडनी की भी जो लेटेस्ट कल शाम को रिपोर्ट आई है, उनका लगभग 9 किलो वजन कम हो गया और उनकी किडनी में भी नुकसान हो रहा है। तो अगर उनकी जिंदगी को कुछ होता है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। ये बात हम बिल्कुल दो टूक कह देना चाहते थे। और आप देखिए अभी उपराष्ट्रपति जी ने बोला, कृषि मंत्री जी से पूछा कि भाई आपने जो वादे किए थे आप वो वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2018 में आपने कौन सा वादा किया था जो आपने पूरा नहीं किया। तो 2018 में भी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब आमरण अनशन पे बैठे थे रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, उस समय केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी हमें दी गई थी, जिस चिट्ठी पे सिग्नेचर जो किए गए थे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के थे और तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और देवेंद्र फडणवीस जी वो चिट्ठी लेके आए थे। इसमें यह कहा गया था कि 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। लेकिन 6 साल बीत गए, अब तक उस रिपोर्ट को कोई भी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब यहाँ पर तो बहस अब इस बात पे भी अभिमन्यु जी छिड़ गई है ना कि आखिर वादा क्या किया गया था। एमएसपी को लेकर एमएसपी सुनिश्चित की जाए और एमएसपी कमेटी की नोटिफिकेशन में ना सुनिश्चित शब्द है ना गारंटी है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। प्रभावशाली बनाने का ही तो यहाँ पर वादा किया गया था ना। देखिए उसमें ये लिखा गया था कि हर किसान के लिए एमएसपी कैसे सुनिश्चित किया जाए की तरफ काम किया जाएगा। ये उस चिट्ठी में 9 दिसंबर 2021 को दिया गया था। हर किसान को एमएसपी कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका मतलब ये हो गया कि हर किसान को एमएसपी गारंटी कैसे दी जाए। और लेकिन जब वो नोटिफिकेशन आती है तो उसमें उस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो 26 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसमें भी हमें कहा गया कि आप अपने 3 सदस्य दे दीजिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनको 26 में से सिर्फ 3 सीटें अलॉट की जाती है, बाकी 23 सीटें किसी और को दे दी जाती है जो अपने घर पे बैठे हैं, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। और राजीव जी ने तो पूरा आंदोलन कवर किए हैं, ग्राउंड पे बिल्कुल जमीनी स्तर की पत्रकारिता करते हैं। राजीव जी खुद उसको बता देंगे कि किस तरीके से लोग बारिश में भी सड़क पे बैठे रहे, 0 डिग्री के तापमान में ठंड में भी सड़क पे बैठे रहे। उन लोगों को तो ये कहा जा रहा आप अपने 3 आदमी दे दीजिए कमेटी में। और जो लोग घर बैठे हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उनकी बड़ी संख्या उस कमेटी में ले ली गई। सरकारी बाबू उसमें ले लिए गए जिन्होंने खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं, जिन्होंने खेत में जाके कच्ची फावड़ा कभी तलाया नहीं, वो बैठ के उस कमेटी में हमारा भविष्य डिसाइड करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जून 2022 में उस कमेटी की नोटिफिकेशन हुई, आज 2024 खत्म होने को है, तब तक उस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी। उस कमेटी के मेंबर कभी हवाई जहाज में बैठे हुए की फोटो डालते हैं कि आज शिमला मीटिंग करने जा रहे हैं, आज बेंगलोर मीटिंग करने जा रहे हैं, आज उड़ीसा मीटिंग करने जा रहे हैं, जहाज में बैठ के सरकारी पैसे पे ऐशो आराम कर रहे हैं। पिछली बार तो आप कामयाब हुए थे ना, लेकिन इस बार पिछली बार 750 किसानों को हमने खोया था। इस बार भी अभी 6 तारीख की अगर मैं बात कर लूं, दर्जन भर किसान ऐसे रहे जो घायल हुए हैं, हालत भी कईयों की गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में कब तक ये जारी रहेगा?
क्यों इस बार आरोप में किसान ही अब सामने आ रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं? आपका खुद ही किसान जो संगठन है वही बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जब पिछला मूवमेंट शुरू हुआ उसके बाद कुछ किसान संगठन, कुछ किसान नेता चुनावी राजनीति की तरफ चले गए। इसके कारण मोर्चे में दो फाड़ हो गई। ठीक है ये बात, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के मुद्दे पे सभी किसान और सभी किसान संगठन एकजुट हैं। मैं आपको एक दो बातें और कहना चाह रहा हूँ पूजा जी। हाँ। अभी 2 दिन पहले ओईसीडी की रिपोर्ट आई। ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि अकेले साल 2023 में जो एक्सपोर्ट संबंधित रिस्ट्रिक्शंस किसानों की फसलों पे लगाई गई, उसके कारण भारत के किसानों को 120 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े पोस्टर हर जिले में लगे हुए हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, गेहूं और धान को छोड़ दीजिए। हम भी चाहते हैं गेहूं और धान को, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें होता है, उससे अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है। इस बात को हम भी समझ रहे हैं, लेकिन गेहूं और धान से किसान कब हटेंगे? जब अन्य फसलों पे एमएसपी मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण 10 सेकंड में दे देता हूं। 2020 में जब कोविड आया तो मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया। वो इंपोर्ट पाम ऑयल का बंद हुआ तो ऑटोमेटिक सरसों के दाम थे वो यहाँ पे बढ़ गए और सरसों एमएसपी से ऊपर बिकी। तो अगले साल किसानों ने ऑटोमेटिक हरियाणा में लगभग 1,18,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ कल्टीवेशन सरसों का बढ़ गया और पंजाब में लगभग 35,000 हेक्टेयर सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया। उससे अगले साल रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, वहां से तो सरसों का इंपोर्ट होता था वो भी बंद हो गया, हमें यहाँ पे ज्यादा सरसों का रेट फिर मिला। लेकिन अगले साल 2023 में अचानक से मलेशिया, इंडोनेशिया से फिर इतनी बड़ी अमाउंट में पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाने लगा। वो सरसों जिसका पिछले साल 5450 रुपए एमएसपी था वो 4,041 रुपए में बिकी। सोयाबीन जिसका 4892 रुपए एमएसपी तो मामला वही है ना, उपज से भी कम रेट। बिका। यही मामला है ना, जैसे राजीव थोड़ी देर पहले समझा रहे थे।